हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे पार्ट 5 यानी लेसन नंबर 25 ऑफ सुपर पूल क्वेश्चंस। लास्ट लेक्चर में कुछ सिंपल लेवल के क्वेश्चंस में लाया था, पर आज हम जो करेंगे थोड़े से टफर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होंगे वो, बट उनको कैसे अप्रोच करना है, किस तरीके से उन पर हमें काम करना है, ये हमें देखना होगा। एक नया मेथड यानी एक नया चीट कोड भी आज मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हम एलिमिनेशन की मदद से अपने जो रिडंडेंट ऑप्शंस हैं उनको हम हटाएंगे और जो हमारा सीरियल आंसर आएगा, जो सबसे अच्छा बेस्ट आंसर होगा, उसको हम चूज करेंगे। तो अभी ये हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो मेरा बोलना, बट हम क्वेश्चन के माध्यम से जब ये चीज़ करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। आज जो टारगेट है वो थोड़ा सा टफर लेवल का है, तो थोड़ा कमर कस के आपको तैयारी और थोड़ा ध्यान से सुनना होगा मेरी बातों को, ठीक है। इसी नोशन के साथ मैं स्टार्ट करूंगा आज का लेक्चर। और पहला सवाल, जैसे हम करते हैं हर बार क्वेश्चंस के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। डायरेक्शन पहले पढ़ेंगे। अ पैसेज इज गिवन फॉलोड बाय 6 स्टेटमेंट्स। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। 6 स्टेटमेंट्स हमको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन थोड़ा सिंपल मेथड से करेंगे और फिर सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस में आप देखोगे थोड़ा सा लेवल टफ हो जाएगा, ठीक है। तो पहले पैसेज पढ़ लेते हैं और फिर 6 स्टेटमेंट्स। हमें क्या आंसर करना है, कुछ इन्फरेंसेस यहाँ दिया हुआ है। व्हाट विच ऑफ द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। तो पहला पैसेज स्टार्ट करेंगे पढ़ना। सीएम्स हैव फुल कंट्रोल ओवर द कॉन्स्टिट्यूशंस स्टेट लिस्ट एरियाज। अब यहाँ बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन की स्टेट लिस्ट के बारे में, और सीएम्स के पास फुल कंट्रोल होता है। स्टेट लिस्ट क्या होती है? 3 लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट होती है, सेंटर की लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। इनमें वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर वो कानून बना सकते हैं। जैसे जो सेंटर की लिस्ट होगी उस पर सिर्फ एक्सक्लूसिवली सेंटर कानून बनाता है, और स्टेट लिस्ट वो होती है जिस पे एक्सक्लूसिवली स्टेट कानून बनाता है। और कॉन्करेंट वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे दोनों ही, सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं या उनमें चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, यानी कि स्टेट लिस्ट में भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जिस यानी स्पेशल कंडीशंस या प्रोसीजर्स होते हैं जिनके आधार पर अगर सेंटर चाहे तो बना सकता है नया कानून, ठीक है। तो एक्सेप्शंस भी हैं, बट फिलहाल अभी हमें ये समझना है कि स्टेट लिस्ट जो एरियाज होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पुलिस हो गई, जुडिशरी हो गई, ये सब स्टेट लिस्ट हैं, ठीक है। और ये जो मुद्दे हैं इन पर चीफ मिनिस्टर्स के पास फुल कंट्रोल होता है कॉन्स्टिट्यूशनली कि वो उन पर लॉ बना सके, ठीक है। एंड जॉइंट कंट्रोल ओवर द कॉन्करेंट लिस्ट एरियाज, ये तो मैंने बता ही दिया आपको ऑलरेडी। Legalities aside, chief ministers know the ground realities much better than the union government. So the Indian economy will grow faster. अब यहाँ पर ये प्रूव करने की कोशिश की गई है एक इनडायरेक्टली कि अब अगर आप देखो तो ग्राउंड लेवल पर सीएम्स के पास यूनियन गवर्नमेंट से ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस को अगर आप लेके चलो और पॉलिसी बनाओ या नया लॉ बनाओ या स्टेट स्पेसिफिक ग्रोथ बनाओ, तो सो द इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो फास्टर इफ ऑल चीफ मिनिस्टर्स क्रिएट स्टेट स्पेसिफिक ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स, ठीक है। सैडली मोस्ट चीफ मिनिस्टर्स डोंट सीम टू केयर टू डू दिस। बहुत से सीएम्स इस चीज पे फोकस नहीं करते हैं और इसी वजह से दिक्कत है कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है स्टेट स्पेसिफिक ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज। थोड़ा सा भारी भरकम शब्द है यहाँ पे ये सब, लेकिन एक बात तो इन्होंने बोल दी, जो हमारे ऑथर ने एक बात क्लियर कर दी कि इंडियन इकोनॉमी का सीधा रिलेशनशिप है। अगर सीएम्स जो हैं वो स्टेट स्पेसिफिक ग्रोथ पे ध्यान दें, उन पर पॉलिसीज बनाएं और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स को ठीक करें, यानी मैनेजमेंट अगर उसका वो ठीक से करेंगे तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पर काफ़ी असर पड़ेगा। हमें समझ में आया क्या प्रूव करने की कोशिश की ऑथर ने, कौन कौन से प्रेमाइसेस थे जो सपोर्ट कर रहे थे इस कंक्लूजन को। सो द इकोनॉमी, सो यहाँ पर इंडिकेटर है कंक्लूजन का। कंक्लूड क्या किया है? इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो फास्टर इफ ऑल द सीएम्स क्रिएट स्टेट स्पेसिफिक ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। ये तो समझ में आ गया। और कुछ प्रीमाइसेस और भी थे, जैसे कि सीएम्स जो है इस बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ग्रोथ नहीं मिल रही है। चलिए क्या क्या इन्फर हो सकता है, स्टेटमेंट देखते हैं। अब हम अपनी तरफ से समझ चुके हैं कि क्या कंटेंशन प्रूव करने की कोशिश की। तो पहला स्टेटमेंट देखो, चीफ मिनिस्टर्स सीम टू थिंक दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज द यूनियन गवर्नमेंट्स प्रॉब्लम एंड नॉट देयर्स। मतलब सीएम्स ये सोचते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा सरदर्द नहीं है, वो यूनियन गवर्नमेंट का सरदर्द है। क्या ये प्रूव होता हुआ दिख रहा है? हमें तो बस ये प्रूव होता हुआ दिखा कि सीएम्स जो है वो थोड़ा सा केयरलेस हैं रिगार्डिंग दी पॉलिसीज, जो
उनके ग्राउंड लेवल पर पॉलिसीज़ बनाने के लिए जो स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट पॉलिसीज़ जो उनको बनानी थी वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये चीज़ प्रूव कर देना डायरेक्टली कि इकोनॉमिक ग्रोथ का उनका कोई लेना देना नहीं है सीएम्स का, ये बहुत ही कम इंडक्शन होगा, ये तो बहुत ही स्लिपरी स्लोप होगा हमारे लिए, बहुत ही वेवर्ड कंक्लूजन हो जाएगा। तो हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं आउटराइटली, ठीक है, एज एन इन्फ्रेंस। हमसे यहाँ इन्फ्रेंस पूछे गए हैं। हाँ, अगर मैं इसको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दूं अभी अपने पैसेज में तो थोड़ा स्ट्रेंथन हो जाएगा मेरा पैसेज, ठीक है, यानी ये स्ट्रेंथनिंग करता हुआ हमारा आर्ग्यूमेंट है, बट एक करेक्ट इन्फ्रेंस नहीं हो सकता क्योंकि मिडिल ऑफ द आर्ग्यूमेंट में इसको मैं डिड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिला है, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आएगी क्यों स्टेटमेंट 1 को रिजेक्ट कर रहे हैं हम। चलिए स्टेटमेंट 2 देखते हैं। चीफ मिनिस्टर्स आर यूज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ये तो हमने इंड्यूस हुआ, हमें ये बताया गया कि अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं कंट्री की तो हमें सीएम से ग्रोथ स्पेसिफिक जो उनका सेक्टर है, पॉलिसीज़ जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स हैं, उनको बढ़ाना होगा, तभी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ओवरऑल कंट्री की बढ़ेगी। तो ये तो बहुत ही क्लियर इन्फ्रेंस होगा। दो अगर मैं प्रीमाइसेस को जोड़ूं तो एक मिडिल ऑफ दी मिनी कंक्लूजन हमें मिलता हुआ दिख रहा है, ये क्लियर इन्फ्रेंस हमें मिलेगा, ठीक है, यानी 2 हमारा इन्फ्रेंस हो सकता है। बिल्कुल अच्छा आंसर है, काफ़ी इंडक्टिव आंसर है। ऑप्शन 3 देखते हैं। Chief ministers can make growth-oriented policies only on the subjects pertaining to state list and not on any other list। जी नहीं, हमने तो पहले ही सेकंड प्रीमाइस में पता चल गया था कि कॉन्करेंट लिस्ट में भी सीएम्स के पास पावर है ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज बनाने के लिए, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। फोर्थ, चीफ मिनिस्टर्स हैव more in-depth analysis of their region and therefore can contribute more towards the economy। जी हाँ, आपने इसको प्रूव किया, आपने बिल्कुल क्लियर बताया, इको होता हुआ दिख रहा है मुझे स्टेटमेंट में से कि उनके पास अपने रीजन के लिए ऑलरेडी डेटा होता है जिसका वो इन डेप्थ एनालिसिस कभी भी कर सकते हैं, और इसीलिए वो इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि वो ग्रोथ स्पेसिफिक पॉलिसीज बनाएंगे और अपना एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ पर प्रॉपरली। और इसीलिए अगर स्टेट्स बढ़ेंगे, स्टेट्स इंडिविजुअली बढ़ेंगे तो ओवरऑल जो हमारा जो देश है वो इकोनॉमिकली मजबूत होगा। तो ये तो क्लियर इन्फरेंस होता हुआ दिख रहा है, यानी 2 और 4 क्लियर इन्फरेंसेस हैं, ये तो दिख रहे हैं। 5th देखते हैं। चीफ मिनिस्टर्स हैव लैक ऑफ मोटिवेशन एंड देयरफॉर दे डोंट केयर टू चेंज द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स। आपने एक लाइन लास्ट प्रीमाइस में बोली कि सीएम्स दे डोंट केयर अबाउट द पॉलिसीज, ये बोला आपने, लेकिन क्या उनके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन है? क्या ये रीज़न हो सकता है? जी नहीं, बहुत सी और चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पास कम पावर्स हो, क्या पता मिलीजुली सरकार हो तो वो अगर लॉ बनाना भी चाहें तो नहीं बना पा रहे थे पार्लियामेंट में। ये इमोशनल सेंस से मैं बता सकता हूँ, ठीक है। और लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लैक ऑफ मोटिवेशन प्रूव होता हुआ नहीं दिख रहा है कहीं भी ओवरऑल पैसेज में। अगर आपका लैक ऑफ मोटिवेशन है तो हमें कहीं भी मोटिवेशन वाली बात नहीं दिखी है, तो हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं आउटराइटली। लास्ट, चीफ मिनिस्टर्स लैक पॉलिटिकल विल टू डू चेंजेस एट द ग्रास रूट लेवल। जी नहीं, सारे सीएम्स तो ऐसे नहीं हैं। अगर आप जनरलाइज करो और सारे सीएम्स के लिए बात बोलो ओवरऑल, तो ऐसा नहीं है। कुछ बहुत अच्छे हैं और उनके अंदर बहुत अच्छी पॉलिटिकल विल होती है ताकि वो ग्रास रूट लेवल पर चीज़ों को बदल सकें। तो सबके लिए जनरलाइज करके नहीं बोल सकते। पैसेज भी इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पा रहा है। पैसेज ने सिर्फ हमें एक इंडिकेशन दिया है कि मोस्ट ऑफ द सीएम्स अगर आप देखो तो वो केयरलेस हैं इस चीज़ को लेकर के, बस हमें ये पता है। लेकिन वो क्यों केयरलेस हैं, क्या पॉलिटिकल विल की वजह से या लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से? जी नहीं, मेरे को कुछ कंक्लूड नहीं कर सकता यहाँ से, तो इसको भी मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ। तो यानी 2 और 4 मेरा क्लियर इन्फ्रेंस होता हुआ दिख रहा है, यानी ऑप्शन में मुझे कहीं वो दिखेगा तो मैं क्या करूँगा, टिक करूँगा उसको। और ऑप्शन मुझे कहाँ दिख रहा है? बिल्कुल ऑप्शन ए मुझे दिख गया, ओनली 2 and 4, और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इसका सोल्यूशन अगर आपको फिर से समझना हो तो मैंने यहाँ लैंग्वेज इंग्लिश में दिया हुआ है प्रॉपर, आप पढ़ सकते हो। और मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए फिर से थोड़ा सा टफर लेवल क्वेश्चन होगा। इन द क्वेश्चन बिलो अ सिचुएशन इज गिवन फॉलोड बाय 5 स्टेटमेंट्स दैट थ्रो मोर लाइट ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन। You have to take the given statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts। आपको मान के चलना है कि ये ठीक है, यानी ये सत्य है। हो सकता है कॉमनली नोन फैक्ट्स या हमारी इमोशनल सेंस से जो नॉलेज हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग वो नॉलेज कॉन्ट्रडिक्ट कर जाए, लेकिन आपको इसको सत्य मान के चलना है। सो यू हैव टू केयरफुली एनालाइज द सिचुएशन एंड चूज द ऑप्शन दैट डिपिक्ट्स द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेटमेंट्स एंड द सिचुएशन। तो पहले हम क्या देखेंगे? सिचुएशन क्या कहती है? The 20 lakh crore package announced by the Prime Minister Narendra Modi and delivered in tranches by Finance Minister Nirmala Sitharaman
डजंट एड्रेस द रियल प्रॉब्लम द इकोनॉमी फेसेस। अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले करीब 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था, जिसको टुकड़ों में जो है निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी, उन्होंने इसको ट्रांचेज में, आपने देखा होगा, एवरी डे ये कुछ नया रेजोल्यूशन लेके आते थे और कि कितना एलोकेशन किस सेक्टर में करेंगे। लेकिन अब यहाँ ऑथर ने क्लियरली उसको डिनाई करते हुए बोला है कि ये हमारे इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स एग्जैक्ट हैं उनको एड्रेस नहीं कर रहा है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिस पैकेज इज नो वेयर नियर द 10% ऑफ इंडिया जीडीपी। पहले तो इंडिया की जीडीपी का सिर्फ 10% भी नहीं है ये, एज क्लेम, जो आपने बोला, आपने क्लेम किया था कि ये इंडिया का 10% जीडीपी होगा, पर वो तो है ही नहीं। एनालिस्ट पेग इट एट अराउंड 1% ऑफ द जीडीपी। बिफोर 24 March when Modi ji announced the lockdown, our economy was already shuttering. There is nothing in the economic package catering to the needs of a self-reliant India, which requires world-class infrastructure, efficient bureaucratic systems and skilled human resource. On all these fronts we are wanting. यहाँ एक सिचुएशन ये दी है कि ऑथर ने क्लियरली ये प्रूव करने की कोशिश करी कि जो पैकेज आप दे रहे हैं वो इनफ नहीं है। 24 मार्च के बाद जब आपने लॉकडाउन घोषित किया है, हमारी इकोनॉमी उस टाइम पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीकेंड थी। तो अगर आप जो पैकेज दे रहे हो वो अगर हमें सेल्फ रिलायंट बना रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या लैक कर रहे हैं, हमें चाहिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें चाहिए बहुत ही तगड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, और हमें चाहिए बहुत तगड़ा स्किल्ड ह्यूमन लेबर। ह्यूमन रिसोर्स तो हमारे पास बहुत है, बट स्किल्ड नहीं है ना वो। तो ये एक प्रॉब्लम ऑथर ने यहाँ 3 प्रॉब्लम्स बताई हैं जिसकी वजह से हमें चाहिए ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। एंड ऑन ऑल दीज फ्रंट्स वी आर वांटिंग, ठीक है। इसी के साथ मैं पैसेज का सिचुएशन क्लियर कर चुका हूँ, मैं बढ़ूंगा स्टेटमेंट्स की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं, स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं। 5 स्टेटमेंट्स हैं, चलिए 5 को इंटरप्रेट करना है। लेकिन अब यहाँ पर हम आपसे एक गुजारिश ये करेंगे कि पहले आप ऑप्शंस देखिए, ठीक है। ये जो मैंने मेथड ऑफ एलिमिनेशन वाली बात बोली थी आपसे कि हमें कैसे अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए जाना है, बहुत लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा अगर मैं टॉप डाउन तरीके से चलूँ। हाँ, अगर मैं बॉटम अप तरीके से चलूँ, यानी मैं पहले ऑप्शंस देख लूँ और फिर मैं वापस आऊँ कि वो सही है कि नहीं। चलिए मैं बताता हूँ कैसे हमें करना है। तो हम पहले क्या जाएंगे, ऑप्शंस की तरफ। तो ऑप्शंस क्या कहते हैं, यहाँ 5 स्टेटमेंट्स दिए थे, तो अब हमें देखना है कि ऑप्शंस क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है, पहला ऑप्शन कहता है स्टेटमेंट 1, यहाँ ऑप्शन ए कहता है स्टेटमेंट 1 and 5 स्ट्रेंथन्स द आर्ग्यूमेंट दैट द पैकेज इज 1% ऑफ द जीडीपी। यहाँ बताया गया है कि 1 और 5 जो है वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट को, एंड द पैकेज इज 1% ऑफ द जीडीपी। और फिर सेकंड देखो, आप बोल रहे हैं स्टेटमेंट 2 and 4 आर द प्रीमाइसेस दैट सपोर्ट द कंटेंशन दैट व्हाई द पैकेज इज सेट टू फॉल इन द एब्सेंस ऑफ द डिमांड। अब देख सकते हो आप कितने कंफ्यूजिंग आंसर्स हो जाएंगे। अगर मैं वापस उल्टा जाऊं और 1, 2, 3 और 5 को ठीक से देखूं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं यहाँ एलिमिनेट करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना स्टार्ट करूंगा। राइट स्टार्ट फ्रॉम दी ऑप्शन ए। पहले मैं ये देखूंगा कि क्या ऑप्शन ए सही हो सकता है। अगर ऑप्शन ए सही होता है तो मुझे बाकी देखने की आवश्यकता नहीं है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा टाइम बचेगा। तो अप्रोच करने का तरीका यही होगा कि पहले हम इस तरीके के सवालों में ऑप्शन की तरफ जरूर देखेंगे, ठीक है। पहले हम ऑप्शन देखेंगे, फिर हम वापस जाएंगे। तो हमें यहाँ ये देखना है कि क्या स्टेटमेंट 1 and 5 विल स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट दैट द पैकेज इज 1% ऑफ द जीडीपी। चलिए देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स कहते हैं। अब हम वापस जाएंगे अपने स्टेटमेंट और 1 और 5 को देखेंगे कि 1 और 5 क्या कहते हैं। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे कहता है मोर देन द रिवाइवल पैकेज व्हाट्स डेस्परेटली नीडेड इज अ सर्वाइवल पैकेज फॉर द पुअर एंड स्मॉल बिजनेसेस। क्या ये इस चीज़ को प्रूव कर रहा है कि हमारा जीडीपी जो है वो 1% के बराबर है, मतलब जो पैकेज हमें दिया गया है वो हमारे जीडीपी का 1% है। यहाँ पर तो आपने कुछ और ही बोला, आपने बोला कि हमें कुछ और पैकेज चाहिए था, हमें एक रिवाइवल नहीं, हमें सर्वाइवल पैकेज चाहिए था, और पुअर और स्मॉल बिजनेसेस को आप डायरेक्ट पैसा दे देते। क्या ये चीज़ इस चीज़ को प्रूव कर रहा है कि जीडीपी का 1% है मेरा पैकेज जो रिवाइवल दिया गया है? जी नहीं, ये प्रूव नहीं कर रहा है। यानी कि हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल ऑप्शन ए रिजेक्ट हो जाएगा। 5 देखने की आवश्यकता है, चलिए 5 भी देख लेते हैं। 5 कहता है द पैकेज शुड हैव बीन एम टू प्रोवाइड डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर टू दी मासेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस। ये तो डायरेक्टली इन्होंने बोला कि हमें ये पैकेज नहीं चाहिए था, हमें तो डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर देते जैसे बाकी देशों में हुआ। बाकी देशों में लॉकडाउन करने के बाद उन्होंने अपने सिटीजन्स को पैसा भी दिया घर बैठने का, तो वो हमारे देश में तो हुआ नहीं। तो यही चीज़ यहाँ बोली गई है। तो क्या ये चीज़ प्रूव करती है कि मेरा जीडीपी का 1% था रिवाइवल पैकेज? जी नहीं। तो मैं ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर सकता हूँ। ये कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन ए तो रिजेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा,
अब मैं जाऊंगा ऑप्शन बी की तरफ, ठीक है। ऑप्शन बी क्या कहता है, स्टेटमेंट 2 and 4 आर द प्रीमाइसेस दैट सपोर्ट द कंटेंशन दैट व्हाई द पैकेज इज सेट टू फॉल इन द एब्सेंस ऑफ डिमांड। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि स्टेटमेंट 2 और 4 ऐसे प्रेमाइसिस हैं जो कि ये चीज़ को प्रूव करते हैं कि जो पैकेज है वो फेल हो जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ द डिमांड। यानी अगर हमारे देश में किसी चीज़ की डिमांड ही नहीं है तो हम सप्लाई किस चीज़ को करेंगे और क्या किस चीज़ को रिवाइव करेंगे। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज करो होटल इंडस्ट्री को लॉकडाउन कर रखा है आपने, अब जब कोई कस्टमर होटल में जाएगा ही नहीं रहने, टूरिज्म है ही नहीं, तो आप अगर होटल वालों को कितना भी रिवाइवल पैकेज दे दो, उनको कितना भी इन्वेस्ट करके पैसा दे दो, वो उसका क्या करेंगे, वो भी वेस्ट हो जाएगा। ये कहने की कोशिश हो रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या ऑप्शंस में स्टेटमेंट 2 और 4 इस चीज़ को प्रूव भी कर रहे हैं। तो हम देखेंगे स्टेटमेंट 2, कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू जनरेट एंड सेटिस्फाई डिमांड, एक्सेस टू कैपिटल इन द एब्सेंस ऑफ डिमांड इज अ रिस्की प्रोपोजिशन। यही चीज़ बोली इन्होंने कि जब आपको डिमांड को सेटिस्फाई करना है तो कैपिटल हैज़ टू बी रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, ठीक है। अगर कैपिटल नहीं है, एक्सेस टू कैपिटल नहीं है, तो एब्सेंस ऑफ डिमांड में बहुत ही रिस्की प्रोपोजिशन हो सकता है। यहाँ पर भी वही बात बोलने की कोशिश करी जो कंटेंशन प्रूव कर रहा है, एक्सेस टू कैपिटल इन द एब्सेंस ऑफ डिमांड इज अ रिस्की। बिल्कुल, आपको पैसा दे दिया, डिमांड है नहीं, पैसा तो आप जितना भी इन्वेस्ट कर दो, अगर डिमांड ही नहीं है किसी चीज़ की, कस्टमर्स हैं नहीं और अगर क्लाइंट्स हैं नहीं, अगर बिजनेस चलने के पोजीशन में नहीं है, तो आप कितना भी पैसा लगा लो वो तो वेस्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल ये चीज़ वो प्रूव हो रही है। और स्टेटमेंट 4 क्या कहता है, नाइदर एडिशनल वर्किंग कैपिटल लोन्स नॉट सबऑर्डिनेटेड डेब्ट्स फॉर बिजनेसेस इंक्लूडिंग एमएसएमईज आर द राइट प्रिस्क्रिप्शन इन द एब्सेंस ऑफ रोबस्ट कंज्यूमर डिमांड। बिल्कुल क्लियर इन्होंने बताया कि अगर कोई डिमांड है ही नहीं की देश में, तो आप किस चीज़ को उजागर कर रहे हो, आप एमएसएमईज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, आप सबऑर्डिनेट डेब्ट दे रहे हो, उनको एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, वो एक राइट प्रिस्क्रिप्शन अभी नहीं होगा जब तक आप डिमांड को नहीं बढ़ाओगे, ठीक है। तो 2 और 4 क्लियरली ये चीज़ को प्रूव कर रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल क्लियर कर सकता हूँ, ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑप्शन बी पे मैं टिक करूंगा और आगे बढ़ सकता हूँ। बिल्कुल मैं सी डी ई को बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि आंसर तो एक ही होना है। ए बी सी डी में से एक, ए बी सी डी ई में से कोई एक को मुझे करना है टिक, तो ऑप्शन बी को मैं टिक कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा वो सही आंसर होगा और बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन मैं सबको रिजेक्ट करता हुआ जा सकता हूँ, मुझे बाकी कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। आई होप समझ में आ गया। इसका सोल्यूशन अगर आपको पढ़ना हो तो आप क्लियरली यहाँ पढ़ सकते हैं और बाकी चीज़ें क्यों एलिमिनेट हुई ये भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आप पॉज करके पढ़ सकते हैं और मैं बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर कर लेते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसा ही कुछ करना है हमें, सारे डायरेक्शंस वही हैं। चलिए पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। सम हैव आर्ग्यूड समवॉट insidiously that the lockdown will not work for the large population of slum dwellers who live in the tight spaces। लॉकडाउन उन लोगों के लिए तो बिल्कुल काम नहीं करेगा जहाँ पर भी टाइट स्पेसेस होंगे, जहाँ स्लम्स होंगे। जैसे हमने मुंबई का धारावी देखा था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाखों लोगों की प्रेजेंस है कुछ पर्टिकुलर किलोमीटर माइल्स के अंदर। बट द हाई डेंसिटी इन द स्लम्स मेक्स द केस फॉर अ लॉकडाउन स्ट्रॉन्गर नॉट वीकर। वहाँ पर लॉकडाउन करना तो बहुत ज़रूरी है। Denser a habitation, greater is the benefit for keeping infection out of it। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब अगर आप देखो कि जितनी डेंस होगी हैबिटेशन उतना ही बेनिफिट होगा, ग्रेटर इज द बेनिफिट फॉर कीपिंग द इन्फेक्शन आउट ऑफ इट। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपने पैक करके रख दिया है लॉकडाउन में, तो ऑब्वियस सी बात है अगर उनको हम लॉकडाउन में रखेंगे वो बाहर नहीं आएंगे तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने का चांस कम हो जाएगा, बस बशर्ते वो लॉकडाउन में रहें, ठीक है। द ट्रिक इज टू आइसोलेट दोज कॉन्ट्रैक्टेडिंग इन्फेक्शन क्विकली। अब जिसको भी इन्फेक्शन होगा उसको तुरंत आप अलग कर दीजिए, तुरंत उसको आइसोलेट कर दीजिए एंड प्लेस देम अंडर अ क्वारंटाइन इन आउटसाइड फैसिलिटीज। यही फंडा चल रहा था थ्रू आउट, हम लोगों ने देखा पिछले 6-7 महीने में। लीविंग द रेसिडेंट्स टू एंटर एंड एग्जिट दी हैबिटेशंस अनहिंडर्ड एंड रोम विद इन देम फ्रीली वुड बी अ रेसिपी फॉर सुपर फास्ट स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन। ये तो हमें कंटेंशन शुरू में ही समझ में आ गया था और हमें ये सिचुएशन अब क्लियर हो चुकी है, तो हम स्टेटमेंट्स की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब फिर वही हमें मेथड ऑफ एलिमिनेशन पे जाना है, तो मैं यहाँ कुछ भी नहीं पढ़ रहा अभी, मैं तो जाऊँगा सीधा देखूंगा ऑप्शंस। तो ऑप्शंस क्या कहते हैं मेरे? ऑप्शन 1 कहता है, स्टेटमेंट ऑप्शन ए कहता है 1 इज एन इन्फ्रेंस ऑफ द सिचुएशन एंड 5 इज द कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्टेड बाय द सिचुएशन। अब मैं देखूंगा 1 और 5, देखता हूँ 1 इन्फ्रेंस है कि नहीं और 5 कोर्स ऑफ एक्शन है कि नहीं। तो मैं पीछे जाऊँगा और ये देखूंगा कि स्टेटमेंट 1 जो है मेरा, स्टेटमेंट 1 जो है मेरा वो इन्फ्रेंस है और 5th एक कोर्स ऑफ एक्शन है कि नहीं। तो
यहाँ ये कहता है एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स गो अनटेस्टेड विच इज़ अ ग्रेट चैलेंज टू कंटेन द इन्फेक्शन। जी नहीं, ये इन्फ्रेंस तो नहीं हो सकता। हमने कोई एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स के बारे में बात हुई है क्या? क्या उनकी टेस्टिंग की बात की गई है? हाँ, ये एक चैलेंज ज़रूर है, क्योंकि बहुत से एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जिनको हमने टेस्ट ही नहीं किया, तो हम इन्फेक्शन को कंटेन कैसे करेंगे? लेकिन क्या इन्फर हो सकता है मेरे पैसेज में से? जी नहीं, ये करेक्ट इन्फ्रेंस नहीं हो सकता। क्या कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है? ऑप्शन 5, गवर्नमेंट मस्ट डू एवरीथिंग विद इन द पावर टू असिस्ट द पुअर, especially those at risk of losing their livelihood and shelter due to lockdown। ये तो एक कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। गवर्नमेंट मस्ट डू एवरीथिंग विद इन इट्स पावर टू असिस्ट द पुअर एस्पेशली दोज एट रिस्क ऑफ लूजिंग देयर लाइवलीहुड एंड शेल्टर ड्यू टू लॉकडाउन। बिल्कुल ये कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। तो हम ऊपर वाले को तो रिजेक्ट कर सकते हैं, पर ये सही है, तो इसका मतलब फिर भी मेरा जो ऑप्शन ए है वो रिजेक्ट हो जाएगा आउटराइटली। 5 इज दी फिफ्थ कैन बी अ कोर्स ऑफ एक्शन, बिल्कुल हो सकता है, बट ए इज नॉट एन इन्फ्रेंस, तो हमने रिजेक्ट कर दिया ऑप्शन ए को। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। 2 इज अ डायरेक्ट इन्फ्रेंस फ्रॉम द सिचुएशन एंड 3 इज द चैलेंज टू द सिचुएशन। चलिए देखते हैं ये बात सही है कि नहीं। क्या 2 एक डायरेक्ट इन्फ्रेंस होगा और 3 एक चैलेंज होगा? तो 2 को देखते हैं। 2 कहता है डेंस पॉपुलेशन कैन बी कंटेन्ड फ्रॉम द वायरस थ्रू टफ लॉकडाउन देन स्पार्स पॉपुलेशन। बिल्कुल, ये तो आपने बोला कि हम डेंस पॉपुलेशन में आसानी से लॉकडाउन कर करके वायरस को कर सकते हैं कंटेन, तो ये इन्फ्रेंस तो हो रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट इन्फ्रेंस है। क्या 3 हमारा चैलेंज है? डेथ रेट इन इंडिया ड्यू टू कोरोना वायरस इज फेयरली लो एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। क्या ये चैलेंज है? जी नहीं, ये कोई चैलेंज नहीं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू द पैसेज है, इसका कोई मेरा लेना देना अभी इस कंटेंशन से नहीं है, तो इसको भी मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ बिल्कुल। यानी कि मेरा ऑप्शन बी भी रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अब मैं देख रहा हूँ ऑप्शन सी। 3 is an assumption from the situation and 4 is the challenge to the situation। क्या ऐसा है? क्या 3 एक assumption है? क्या हम इसको assume कर सकते हैं? वो जो डेथ वाली बात हमने बताई थी, डेथ रेट वाली, जी नहीं, वो एक assumption नहीं, वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू दी पैसेज है, तो हम इसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं, तो हमने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। ऑप्शन डी देखते हैं। चलिए, 4 इज द इन्फरेंस फ्रॉम द सिचुएशन एंड 5th इज द इफेक्ट ऑफ द लॉकडाउन। क्या ऐसा है? चलिए, 5th के लिए मैंने बोला था वो एक कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। बिल्कुल, वो इफेक्ट है ही नहीं किसी लॉकडाउन का, वो तो एक कोर्स ऑफ एक्शन है। एंड लास्ट ऑप्शन अब हम देखेंगे, 2 इज द डायरेक्ट इन्फ्रेंस एंड 4 इज द चैलेंज टू द सिचुएशन। क्या ऐसा है? 2 तो एक डायरेक्ट इन्फ्रेंस था, बिल्कुल हमने देखा था। चलिए 4th देखते हैं, 4th है क्या है? हमने 4th तो देखा ही नहीं है। चलिए 4th देखते हैं। 4th स्टेटमेंट क्या है? लॉकडाउन विल डिस्टर्ब द लाइवलीहुड्स ऑफ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ स्लम ड्वेलर्स हु रिसाइड इन डेंस पॉपुलेटेड प्लेसेस। ये तो हमें मालूम है, ये तो हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल ये हो सकता है। लॉकडाउन विल डिस्टर्ब द लाइवलीहुड्स ऑफ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ स्लम ड्वेलर्स हु रिसाइड इन डेंस, बिल्कुल ये तो क्लियर हमें दिख रहा था वहां से, बिल्कुल ये हो सकता है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये एक बहुत तगड़ा चैलेंज हो जाएगा हमारे लिए। 4th हमारे लिए एक बहुत तगड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि डेंस पॉपुलेशंस में स्लम्स को कंटेन करना हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और उनकी लाइवलीहुड अगर आप डिस्टर्ब कर दोगे, वो बेचारे जाएंगे कहाँ? उनके पास तो कमाने का भी कोई बहुत ज़्यादा जरिया नहीं है, स्लम ड्वेलर्स हैं, पैसे कम है। क्या 4th एक चैलेंज है? बिल्कुल 4th हमारा एक चैलेंज है। 2 तो मेरे इन्फ्रेंस दिख रहा था, तो ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर होगा। हम टिक कर सकते हैं ऑप्शन ई पे, ठीक है। 4th हमें क्लियरली दिख रहा था एज अ चैलेंज टू द सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। और मैं बढ़ूंगा लास्ट क्वेश्चन नहीं, मैं कहूँगा इसको सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहूँगा, और लास्ट क्वेश्चन मैं दूंगा आपको होमवर्क के लिए। तो आज के लिए मेरा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क होगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन 4 बहुत जल्दी से डिस्कस करूंगा, इस सिचुएशन को भी। इट इज अ सिचुएशन many readers would be familiar with, where they went to a police station with a complaint only to be told it was the wrong police station and they should make their way to the right one. What the case of the gang rape and murder of a Hyderabad veterinarian doctor has highlighted is how catastrophic the resulting delay can be when it concerns serious crimes. ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है जिससे रीडर्स बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। जब भी वो पुलिस स्टेशन जाते हैं कोई कंप्लेंट लेकर के, उनसे ये बोला जाता है कि आप गलत पुलिस स्टेशन आ गए हैं, ये आपका एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन मेरा नहीं है, एंड यू शुड गो टू द राइट वन, ठीक है। अब यहाँ पर जो गैंगरेप का केस होता है या मर्डर हुआ, जैसे हैदराबाद में डॉक्टर का हुआ, इट हैज़ हाईलाइटेड दैट हाउ द कैटास्ट्रॉफिक द रिजल्ट
मतलब अगर आप डिले करोगे तो कितना कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। अगर हम चाहते, उसके घर वाले ऑलरेडी रात को 11 बजे 12 बजे पहुंच गए थे कंप्लेन करने के लिए, पर उनसे कहा गया कि आप जाइए फटाना पर्टिकुलर स्टेशन पे, वहाँ कंप्लेन दर्ज कराइए। और सुबह सुबह होते तक उन्होंने जब वहाँ कंप्लेन रजिस्टर कराई और एक्शन होते हुए वो जो लड़की थी वो गायब हो चुकी थी और उसके साथ बहुत बुरा सलूक हो चुका था। ये तो हमें पता है, न्यूज़ हमने अभी रिसेंटली 4-5 महीने पहले की बात है, लगभग ज़्यादा लॉकडाउन से पहले की बात थी, 6 to 7 months बिफोर की बात है ये। चलिए देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स कहते हैं। स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं, हमें ये तो पता चल गया कि पुलिस का क्या रवैया है और हमें ये पता चल चुका है कि हमसे क्या गलतियां होती हैं। तो यहाँ बोला गया है, फिर से पहले हम देखेंगे क्या, ऑप्शंस। पहले हम देखते हैं ऑप्शंस। चलिए, पहला पूछा गया है 1 is a suggestion for the people to the situation and 2 is the suggestion for the police to the situation। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है 1 और 2 में। 0 FIR should be used as a defense by the complainant to force the police to register the case। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक सजेशन है नॉर्मल लोगों के लिए कि अगर आप जाओगे वहाँ पर और आपसे वो ये बोलते हैं पुलिस वाले कि आप यहाँ FIR नहीं कर सकते, यहाँ कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर सकते क्योंकि ये एरिया ऑफ द जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप उस जुरिस्डिक्शन में जाइए जहाँ पर आपका क्राइम हुआ है। तो हम उनसे यहाँ बहस कर सकते हैं कि आप एक 0 FIR डालिए और फिर आप रजिस्टर करिए केस को और उसके बाद अपने हिसाब से इसको फॉरवर्ड करिए। तो ये एक सजेशन होगा टू द पीपल। सेकंड देखते हैं, सेकंड के लिए बोला गया इट इज सजेशन टू द पुलिस इन सीरियस केसेस लाइक रेप एंड मर्डर केस, पुलिस शुड गेट ऑन द जॉब विद अटमोस्ट अर्जेंसी विदाउट वेस्टिंग क्रिटिकल आवर्स। ये पुलिस के लिए सजेशन है और क्लियर सजेशन है कि अगर इस तरीके का कोई केस हो रहा है जिसमें किसी का रेप हो गया है या मर्डर हो गया है तो केसेस तुरंत रजिस्टर्ड होने चाहिए ऑन द स्पॉट विदाउट एनी रिस्पेक्ट कि वो कहाँ पर हुआ है, और 0 FIR होनी चाहिए और उसके बाद उसको आपको क्रिटिकल आवर्स के अंदर ही किसी तरह किसी की जान बचानी चाहिए। तो एकदम क्लियर आंसर होगा मेरा ऑप्शन है। और मैं बाकी को मेथड ऑफ एलिमिनेशन से एलिमिनेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ऑप्शन ए को टिक करूंगा और आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे बाकी ऑप्शंस देखने की अब आवश्यकता नहीं है। ये हमें बहुत ही अच्छा आंसर मिल चुका है। इसका सोल्यूशन अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि बाकी स्टेटमेंट्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्या कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं, क्या इन्फ्रेंसेस होते हैं, और आप ये नेगोशिएट कर पाओगे अपने आप से भी कि क्या क्रिटिकली तरीके से हमें इसको थिंक करके क्लासिफिकेशन करनी चाहिए कि कौन सा स्टेटमेंट क्या चीज़ चैलेंज है, कि कोर्स ऑफ एक्शन है, कि इन्फ्रेंस है या एजम्पशन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, ये आपको करना है। ये भी एक सिचुएशन यहाँ दी गई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज करके भी पढ़ सकते हो। इसके आगे का भी मैं आपको स्क्रीन दे रहा हूँ, ये भी आप देखेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ये तीनों का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और इसका आंसर आपको देना है। इसको मैं फिर डिस्कस करूँगा अगले पर्टिकुलर लेक्चर में। इसका सोल्यूशन भी मैंने यहाँ दे दिया है। ठीक है, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूँगा। ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए और मेथड ऑफ एलिमिनेशन आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक और शेयर आप करेंगे तो मेरे लिए और अच्छा होगा। थोड़ा सा आपका फीडबैक मिलता है तो हम लोग को खुशी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, साइनिंग ऑफ फ्रॉम मी। जय हिंद।